नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसके अंदर जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है उस समय सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो लाभ हानि अनुपात की ख्याति की आती है। उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे जो नई समस्या उत्पन्न होगी उनके सामने वो होगी संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। यानी जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करेगा उस समय संपत्ति और दायित्वों को जिस मूल्य पर बैलेंस शीट में दिखाया गया होगा वो उसका पुस्तक मूल्य होगा। लेकिन अगर वास्तव में देखें, आज उनका बाजार मूल्य हम देखें तो वो नहीं होगा। अतः क्या होगा कि हमें जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करेगा तो उस समय हमें संपत्तियों और दायित्वों को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, उन्हें पुनर्मूल्यांकित करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई टेबल है, जो हमने टेबल बैलेंस शीट में 10,000 रुपये की दिखा रखी है, वो टेबल हमने 10,000 की कैसे दिखाई कि जितने में हमने उसे परचेज किया उसमें से क्या किया, उसका डेप्रिसिएशन है वो लेस कर दिया। यानी जितने की वो संपत्तियां हैं उसमें से क्या किया, उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, शेष जो मूल्य बचा वो हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया। वो तो उसकी होगी बुक वैल्यू। लेकिन रियल में यदि आज हम उस टेबल को मार्केट में बेचना चाहें तो जितने में वो बिकेगी वो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। कहने का मीन, जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करेगा और नए पार्टनर को संपत्तियों में हिस्सा देने के लिए, नए पार्टनर को क्या करते हैं, संपत्तियों में हिस्सा देने के लिए उससे जो राशि वसूल की जाती है वो कैपिटल कहलाती है। जब उससे कैपिटल लेते हैं तो नया पार्टनर जो कैपिटल देगा वो किस हिसाब से देगा, वो आज उसका जो मूल्य है संपत्ति का उस मूल्य के हिसाब से देगा। अतः हमें क्या करना पड़ता है कि जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करेगा तो हमें संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसके लिए एक खाता तैयार करना पड़ेगा। उस खाते का नाम होएगा पुनर्मूल्यांकन खाता या रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी हमें संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए जो खाता तैयार करना पड़ता है वो खाता कौन सा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। और पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है, देखो नए साझेदार के प्रवेश पर या फिर कोई साझेदार निवृत्त होएगा उस टाइम संपत्तियों और दायित्वों को पुनर्मूल्यांकित करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है वो पुनर्मूल्यांकन खाता या रीवैल्यूएशन अकाउंट कहलाता है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता जब हम बनाते हैं तो ये वैसे बनेगा जैसे अपने बाकी अवास्तविक खाते जैसे लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह का ये खाता है। यानी ऐसे पूछ ले कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो किस प्रकृति का खाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो अवास्तविक या नामात्र की प्रकृति का खाता है। इसमें दिखाते क्या है, देखो अपने लाभ हानि खाता बनाते हैं या अदर कोई भी अवास्तविक अकाउंट बनाते हैं, उसमें अपना सिस्टम होता है डेबिट साइड में सारे लॉस दिखाए जाते हैं जबकि क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट दिखाए जाते हैं। हमें रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट कब होएगा या फिर लॉस कब होएगा, देखो जब संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है
जब संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है तो उसका अर्थ हमें प्रॉफिट हो रहा है, या दायित्वों का मूल्य जब घटता है तो भी उसका अर्थ है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब संपत्तियों का मूल्य घटेगा और दायित्वों का मूल्य बढ़ेगा, जब संपत्तियों का मूल्य तो क्या आएगा, घटेगा, और दायित्व का मूल्य बढ़ेगा, तो वो हमें लॉस होगा। लॉस हमेशा हम डेबिट करते हैं, जबकि प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। तो लॉस कब होएगा, जब संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होएगी, तो वो डेबिट होएगा। और इसका विपरीत, अगर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी होएगी, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो डेबिट साइड में अपने क्या दिखाएंगे, जब लायबिलिटीज़ में इंक्रीज होएगा और असेट्स में डिक्रीज होएगा। और क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे, जब असेट्स में इंक्रीज होएगा और लायबिलिटीज़ में डिक्रीज होएगा। इंक्रीज होने का मीन ये है कि हम कोई संपत्ति खरीद लेते हैं और वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमने अभी पैसे दे के खरीदी है। प्रॉफिट कब होता है, मान लो ये टेबल है, ये टेबल हमने बैलेंस शीट में 8,000 की दिखा रखी है, और 8,000 आज उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 है, तो हमने कुछ नया भी नहीं खरीदा और हमारा मूल्य भी बढ़ गया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसी तरह मान लो कोई दायित्व है, जैसे मान लो हमारा कोई क्रेडिटर था, उस क्रेडिटर की मृत्यु हो गई, तो हमें पैसे नहीं चुकाने पड़े, यानी कि पैसे भी नहीं चुकाने और क्रेडिटर भी कम हो गए, तो इससे भी हमें प्रॉफिट हो गया। इसी तरह मान लो पहले कोई क्रेडिटर था जो अपना शहर छोड़ के चला गया, तो हमने उस क्रेडिटर को बैलेंस शीट से हटा दिया, अब वो वापस आ गया और हमें वापस पैसे मांगने लग गया। इससे क्या हुआ, हमें वो पैसे अब देने हैं उसे, तो हमारी लायबिलिटीज वापस बढ़ गई, हमने उसे कुछ खरीदा भी नहीं अब, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर मान लो टेबल के मूल्य में गिरावट आ जाए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी लॉस हो गया। तो कहने का मीन, हमें लॉस कब होता है, जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है। प्रॉफिट कब होता है, जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है और दायित्व के मूल्य में कमी होती है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक अवास्तविक प्रकृति का खाता है, अतः इसका जो लॉस या प्रॉफिट होएगा, ये जो ओल्ड पार्टनर है उसमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो शेष आएगा वो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या दिखाते हैं अपने, टू डिक्रीज in sundry assets, decrease in sundry assets, to increase in sundry liabilities, इसी तरह इसकी क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे, इसका जस्ट उल्टा, बाय इंक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स बाय डिक्रीज इन सन्ड्री लायबिलिटीज। यानी कि जब संपत्तियों के मूल्य में कमी होएगी तो हम डेबिट में दिखाएंगे, और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होएगी तो हम डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि दोनों तरह हमारा क्या है, लॉस है। यानी संपत्तियों के मूल्य में कमी हो गई तो भी लॉस हो गया, और दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो गई तो भी लॉस हो गया। इसी तरह से क्रेडिट में क्या दिखाएंगे, अगर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई तो प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट क्रेडिट होता है, और संपत्तियों के मूल्य दायित्वों के मूल्य में अगर कमी हो गई तो हमारा प्रॉफिट हो गया, तो हम इसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्या मतलब, लॉस दिखाएंगे डेबिट में और प्रॉफिट है वो दिखाएंगे क्रेडिट में। अब देखो इसका जो डिफरेंस आएगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, लॉस अथवा प्रॉफिट कहलाएगा। यानी कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका जो डिफरेंस आएगा वो लॉस या प्रॉफिट कहलाएगा, और उस लॉस या प्रॉफिट को आपको करना क्या है, जो ओल्ड पार्टनर है उनमें ओल्ड रेशियो में बांटना है।
ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटना है। अब देखो ये मान लेते हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अपने पहले क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे। तो इसका टोटल लगाया, मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया, इसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, वो अपना प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट में अपने सारे क्या करते हैं, सारी इनकम या प्रॉफिट लिखते हैं, तो अपने दोनों साइड का टोटल पहले बराबर कर देंगे और इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या करेंगे, अपनी ओल्ड पार्टनर में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर जो भी मान लेते हैं ए और बी है, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किस रेशियो में किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में किया जाएगा, यानी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो कोई आपसे पूछे रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, नए साझेदार के प्रवेश के समय या ऐसा साझेदार की निवृत्ति के समय संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे अपने पुनर्मूल्यांकन खाता या रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। उसे अपने क्या कहेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता या रीवैल्यूएशन अकाउंट कहेंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, इसकी जो प्रकृति होगी वो कौन सी होगी, नॉमिनल प्रकृति यानी अवास्तविक प्रकृति का खाता है। इसके डेबिट में लॉस दिखाएंगे, क्रेडिट में इनकम दिखाएंगे। लॉस कब होएगा, जब सन्डी एसेट्स में डिक्रीज होएगी और सन्डी लायबिलिटीज़ में इंक्रीज होएगी। प्रॉफिट कब होएगा, जब सन्डी एसेट्स में इंक्रीज होएगी और लायबिलिटीज़ में डिक्रीज होएगी। इससे क्या होगा, अपना प्रॉफिट होएगा। इसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, लॉस या प्रॉफिट, जिसे आपको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस तरह से आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आगे पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, लेकिन वो बाद की बात है। पहले अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी। मान लो किसी फर्म में एक्स और वाई दो पार्टनर है जो लाभों को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो लाभों को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने जेड को 1/6 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। इन एक्स और वाई लाभों को 3:2 में बांटते हैं, उन्होंने जेड को 1/6 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। जेड के प्रवेश के समय निम्न निर्णय लिए गए। जेड के प्रवेश पर निम्न निर्णय लिए गए। नंबर 1, फर्नीचर का मूल्य 5,000 रुपये से बढ़ाना है। फर्नीचर का मूल्य 5,000 रुपये से बढ़ाना है। नंबर 2, लेनदारों का मूल्य 2,000 रुपये से
कम करना है। नंबर 3, पुस्तकों में ₹50,000 के देनदार हैं, जिन पर पुस्तकों में ₹50,000 के देनदार है, जिन पर 5% डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाना है। भवन का पुस्तक मूल्य 60,000 रुपये है, जिसे 70,000 रुपये तक बढ़ाना है। नंबर 5, 5,000 के अदायित्वों को पुस्तकों में दिखाना है। नंबर 6, 4,000 रुपये की उपार्जित आय को पुस्तकों में दिखाना है। अब अपने 5 समायोजन है कि Z के प्रवेश के समय आपने निम्नलिखित डिसीजन लिए हैं कि आपको जो फर्नीचर का मूल्य है वो तो 5,000 रुपये से बढ़ाना है, यानी 5,000। देखो 2 वर्ड होते हैं, शे और तक। शे का मतलब होता है पूरा 5,000 बढ़ाना है, और तक का मतलब होता है उनका डिफरेंस बढ़ाना है। जैसे इसमें सी आ गया, इसका मतलब आपको 5,000 बढ़ाना है, और इसमें तक आ गया, भवन का मूल्य 60,000 रुपये है, जैसे 70,000 रुपये तक, तो इनका डिफरेंस बढ़ाना होता है। सी का मतलब जो अमाउंट दी है वो बढ़ानी या घटानी है, तक का मतलब उनका डिफरेंस घटाना या बढ़ाना है। इसमें क्या करोगे आप, अब आपको कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो पहले अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे भी। देखो पहला है अपना फर्नीचर का मूल्य 5,000 रुपये से बढ़ाना है। अब फर्नीचर अपनी संपत्ति है,
संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होएगा। और प्रॉफिट कौन सी साइड दिखाना है, क्रेडिट साइड में। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर। तो फर्नीचर है वो कितने से बढ़ाना है, 5000 से। तो इसका मतलब आपको 5000 ही बढ़ाना है। फर्नीचर का मूल्य 5000 रुपये से बढ़ाना है, इसका मतलब आपको इसे 5000 ही बढ़ाना है। बाय फर्नीचर 5000 से आ गया, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई तो क्रेडिट हो गया। दूसरा है लेनदारों का मूल्य 2000 रुपये से कम करना है। अब लेनदार क्रेडिटर अपनी क्या होते हैं, क्रेडिटर अपना दायित्व है, और दायित्व में जब कमी होएगी तो इससे क्या होएगा, हमें प्रॉफिट होएगा। जब दायित्व में कमी होएगी तो इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होएगा। तो प्रॉफिट फिर वो क्रेडिट साइड में दिखाना। तो बाय क्रेडिटर्स कितने रुपए से, 2000 रुपये से कम करना, यहाँ पे 2000 आ गए। फिर है पुस्तकों में 5000 के देनदार है जिन पर 5% डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाना है। पुस्तकों में 5000 रुपये के देनदार है जिन पर 5% डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाना है। तो देनदार कितने के, 50,000 के हैं, और जिस पे आयोजन कितना बनाना है, 5%। तो डूबत ऋण के लिए आयोजन अपना लॉस होता है, इससे देनदार कम होते हैं। और देनदार अपनी संपत्ति है, तो संपत्ति के में कमी होएगी तो डेबिट साइड में दिखाना है। तो 50,000 का 5% हो गया अपना 2500 रुपये। तो 2500 रुपये आप इधर लिखोगे, इसे डेटर कम हुए, टू डेटर कितने रुपए से, 2500 से। तो पुस्तकों में 50,000 के देनदार जिस पर आपको 5% डूबत ऋण आयोजन बनाना, तो 50,000 का 5% 2500 रुपये हो गया, टू डेटर 2500 आ गया। अब है भवन का पुस्तक मूल्य 60,000 रुपये है, जिसे 70,000 तक बढ़ाना है। तक का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस बढ़ाना है, यानी पहले वो कितना है 60,000, उसे बढ़ाना कहाँ तक है 70,000 तक। तो कितने से बढ़ गया, 10,000 से। तो 10,000 से बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गया संपत्ति के अंदर। तो वही क्या होगा, हमें प्रॉफिट हो गया, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। बाय बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितने की बढ़ानी है, 10,000 से। तो 10,000 से अपनी बिल्डिंग बढ़ गई। फिर है 5,000 रुपये अदत्तव्यों को पुस्तकों में दिखाना है। दिखाने का मतलब पहले नहीं दिखाए हुए ये, अब दिखाने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अपनी लाइबिलिटीज होती है। कहने का मतलब अपनी 5,000 की लाइबिलिटी जब बढ़ गई, और जब दायित्व बढ़ेगा तो लॉस, तो डेबिट में दिखाओ। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कितने से, 5,000 से। तो ये 5,000 रुपये से आ गए। फिर है 4,000 रुपये की उपार्जित आय, अक्यूर्ड इनकम। अक्यूर्ड इनकम कौन सी होती है, अक्यूर्ड इनकम अपनी असेट्स है, इन ऐसी इनकम जो प्राप्त होनी थी नहीं हुई, अपनी असेट्स होती है, इससे अपने असेट्स में इंक्रीज हुआ है। अब असेट्स में इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड करना है। तो क्या करेंगे, बाय अक्यूर्ड इनकम कितने से आ गया, ये 4,000 से ही हो गया अपना। अब क्या करना आपको, इसका डिफरेंस निकाल के लॉस या प्रॉफिट निकालना है। उधर देखो, इधर ज़्यादा दिख रहा है, पहले इसका टोटल करो, 5 2 7 17 4 21,000 आ गया। तो इधर का टोटल हो गया 21,000, और इधर का टोटल हो रहा है सिर्फ 7,500। तो कितने का डिफरेंस आया, 13,500 रुपये का। तो करना तो यहाँ पे 21,000 ही है, 21 में से 7.5 गए तो 13.5 बच गए, 13,500। उसे आपको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई है, उनका रेशियो क्या है, 3:2 है। तो आपको क्या करना है, इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस किस में बांटना, एक्स और वाई में 13,500 इंटू इसका है 3/5, और 13,500 इंटू में 2/5। ये आ गया अपना 5 दूनी 10, 5 7 35, ये आ गया 2700।
कितना आ गया 2700 आ गया। तो 2700 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 27 थी 8100, इसका तो आ गया 8100 और इसका आ जाएगा 5400, ये आ गया 5400, ठीक है 13,500। तो क्या किया आपने, इसका जो डिफरेंस आया वो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया। दोबारा देखो कि जेड के प्रवेश पर निम्न निर्णय लिए गए। फर्नीचर का मूल्य 5,000 रुपये से बढ़ाना। अब फर्नीचर कितने का भी था, हमें बढ़ाना कितने से, 5,000 से, तो बाय फर्नीचर 5,000 आ गया। बाय फर्नीचर क्या आ गया 5,000। लेनदारों का मूल्य 2,000 रुपये से कम करना है। लेनदारों का जो मूल्य है वो कितने से कम करना है, 2,000 से। 2,000 से आपको क्रेडिटर कम करने हैं, तो बाय क्रेडिटर, क्योंकि देखो कि लेनदार जब कम होएंगे, लेनदार कम होएगा तो दायित्व हमारा कम हुआ तो फायदा हुआ, फायदा क्रेडिट करना है, तो बाय क्रेडिटर 2,000 से आ गया। पुस्तकों में 50,000 के देनदार है जिस पर 5% के लिए आपको डूबत ऋण आयोजन बनाना है। तो डूबत ऋण आयोजन 5% बनाना, और देनदार कितने के अपने टोटल 50,000 के। तो जब अपने डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाएंगे तो इससे क्या होगा, अपने देनदार वो कम हो जाएंगे। तो देनदार कम हो जाएंगे तो 50,000 का 5% कितना हो गया 2,500 रुपये। तो डेटर कम हुए, टू डेटर 2,500। फिर भवन का पुस्तक मूल्य 60,000 रुपये है जिसे 70,000 रुपये तक बढ़ाना है। बढ़ाना कितने तक है, 70,000 तक, और वो है कितने का 60,000 का। तो कितना डिफरेंस है 10,000। अब तक का मतलब होता है डिफरेंस, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस बढ़ाना है। अब डिफरेंस बढ़ाने का मतलब 60 और 70 का जो डिफरेंस है वो 10,000। 10,000 से संपत्ति बढ़ी, संपत्ति बढ़ी, प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट साइड में दिखा दिया बाय बिल्डिंग 10,000 रुपये से। फिर है 5,000 रुपये अदत्त व्ययों को पुस्तकों में दिखाना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000 के जो पहले से पुस्तकों में नहीं दिखाए हुए, आपको क्या करना है, अब उसे पुस्तकों में दिखाना है। तो कितना आ गया, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5। अदत्त व्यय अपना लॉस हुआ, दायित्व बड़ा लॉस हुआ, उसे हमने क्या कर दिया, डेबिट में दिखा दिया, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 से। फिर 4,000 रुपये की उपार्जित आय को पुस्तकों में दिखाना है। तो कितने की आय, 4,000 की अक्यूर्ड इनकम हो गई। अक्यूर्ड इनकम अपनी एक संपत्ति होती है और संपत्ति को पुस्तकों में लाना है। कहने का मतलब पहले से वो पुस्तकों में नहीं है, आपको उसे अब क्या करना है, पुस्तकों में लाना है। क्या करेंगे, संपत्ति बढ़ी, फायदा हुआ, बाय अक्यूर्ड इनकम कितने से बढ़ाना, 4,000 से। अब दोनों साइड में देखेंगे, आपको पता लग जाएगा टोटल किस साइड का ज़्यादा है। पहले वो टोटल लगाएंगे जो ज़्यादा है, तो इधर का टोटल किया 21,000 आ गया, जबकि इधर का टोटल किया तो 7,500 रुपये आ रहा था। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, अपने लॉस या प्रॉफिट कहलाएगा। और उसे क्या करना, आपको पुराने साझेदारों में बांटना है और पुराने अनुपात में बांटना है। यानी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में। तो 21,000 में से 7,500 गए, शेष कितने बचे, 13,500। 13,500 को हमें क्या करना है, पुराने साझेदारों में बांट देना है। और पुराने साझेदार एक्स वाई है, जेड का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको एक्स और वाई में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस रेशियो में करना है, जो उनका पुराना रेशियो है। और पुराना रेशियो क्या है, 3:2 है, तो 3:2 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आ गया अपना 8100 और 54। 13,500 को जब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक के आ गया 8,100 रुपये और एक के आ गया 5,400 रुपये। इस तरह से अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब कल अपने करेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो कब बनाया जाता है वो कल बताएंगे, उसके बारे में अपने कल करेंगे। फिलहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपके सामने अब ये है, इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख दे कि संपत्ति और दायित्वों को नए मूल्य पर दिखाना है तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और कुछ ना लिखे, सीधा संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि कमी दे दे तो भी आपको रिवैल्यूएशन बनाना है। और मेमोरेंडम जब आपको क्या कहे, संपत्ति और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाना है तो बनाना है, वो अपने कल बनाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। बाकी आगे का कल करेंगे।